बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा ये बॉटनी का सेकंड पेपर चल रहा है और सेकंड पेपर में हम लोगों ने अभी तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में अध्ययन कर लिया है। और जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बतलाया था, जो टिश्यूज हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, कि कौन से टिश्यूज में विभाजन होता है और कौन से में विभाजन नहीं होता है और कौन से टिश्यूज किसी पर्टिकुलर खास काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके आधार पे हम लोगों ने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, शूट एपेक्स के बारे में, रूट एपेक्स के बारे में, और अलग अलग जो थ्योरीज उनको समझाने के लिए दी गई थी उन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम चलेंगे आगे, और आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो सिलेबस में आप देखिए, जो ग्रीन पार्ट्स में मैंने आपको पॉइंट आउट कर रखा है, ये वाला पार्ट आपका यूनिट 1 में कंप्लीट हो गया है और रेड पार्ट में मैंने लिख रखा है सिंपल टिश्यूज। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सिंपल टिश्यूज के बारे में होगा। और सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और जो सेक्रेटरी टिश्यूज है ये स्थायी ऊतक होते हैं। सामान्यतः इनके अंदर विभाजन नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विभाजन की प्रक्रिया भी इन टिश्यूज के अंदर, विशेष रूप से सिंपल टिश्यूज के अंदर हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर अलग से बात करेंगे। फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, टिश्यूज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में मेरिस्टेमेटिक और नंबर 2 में परमानेंट टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनकी कोशिकाओं में डिवीज़न करने की क्षमता नहीं होती है, ये स्थायी ऊतक होते हैं। और स्थायी ऊतक होने का मतलब ये हुआ कि प्लांट को जीवित रहने के लिए जो दूसरे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि भोजन को बनाना, भोजन को स्टोर करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो प्लांट को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये जो सारा कार्य है ये परमानेंट टिश्यूज के द्वारा संपादित होता है। अब बात ये आती है कि परमानेंट टिश्यूज आए कहाँ से। निश्चित रूप से परमानेंट टिश्यू को भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने ही बनाया है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनमें लगातार विभाजन करने की प्रक्रिया होती है। और जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, भले ही वो शूट का पार्ट हो, भले ही वो रूट का पार्ट हो, जहाँ पर लगातार विभाजन की प्रक्रिया चल रही होती है और वो लगातार ऊपर की तरफ, और रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे जैसे नई नई कोशिकाएं जो नीचे की तरफ बनती चली जाती है, वे कोशिकाएं परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और प्लांट को जीवित रखने के लिए जो दूसरी चीज़ें होती है, जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाती है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से कहा कि परमानेंट टिश्यूज है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा ही बनते हैं, और इन कोशिकाओं की अपनी अलग से शेप होती है, साइज होती है, अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, वैक्यूल भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं वो इनके अंदर होती है। और मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो इनके अंदर है, वो चलती रहती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट को जीवित रखने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें हैं वो परमानेंट टिश्यूज के द्वारा संपादित होती है। जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो मुख्य रूप से भोजन बनाने का काम करते हैं, उनको स्टोर करने का काम करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, परमानेंट टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, वो लिविंग भी होती है और डेड भी हो सकती है। अपने फंक्शंस के अनुसार ये बदलाव है वो उनके लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि भोजन बनाना है, स्टोर करना है, तो निश्चित रूप से वो कोशिकाएं वो जीवित होगी, और अगर यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट, तो निश्चित रूप से वे कोशिकाएं हैं वो डेड होती है। तो जो भी फंक्शंस है उसके अनुसार उनकी जो डेड और लिविंग है उनकी शेप है वो निर्धारित है, वो होती रहती है। परमानेंट टिश्यूज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हो। सिंपल परमानेंट टिश्यूज,
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और स्पेशल टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो मुख्य रूप से भोजन बनाने, स्टोर करने और यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो परमानेंट टिश्यूज है वो मुख्य रूप से पानी का संवहन और भोजन का संवहन करने का काम करते हैं। और जो स्पेशल टिश्यूज है वो मुख्य रूप से किसी खास पर्पज से बने हुए होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर हम कैलोट्रोपिस, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में आक या आंकड़ा कहते हैं, अगर हम उसको तोड़ें तो उसमें से लेटेक्स निकलता है। और इस प्रकार से बहुत और दूसरे भी पौधे हैं जिनमें लेटेक्स, रेजिन, गम इत्यादि है वो निकलते हैं। तो ये खास काम से जो रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज होते हैं उनको हम स्पेशल टिश्यूज वाले कैटेगरी में रखते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यूज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यूज, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और नंबर 3 स्पेशल टिश्यूज। इनको 1 बाय 1 करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये टिश्यूज बहुत ही सिंपल होते हैं। सिंपल होने का हमारा सिंपल सा मतलब ये होता है, इनमें केवल एक टाइप की सेल्स होती है। इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी या जटिलता नहीं होती है, और अगर जटिलता होती तो ये भी शायद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में चले जाते। तो इनके अंदर केवल एक प्रकार की सेल्स है वो बनी हुई होती है, और वो सेल्स एक जैसी होती है, सेम स्ट्रक्चर लिए हुए होती है, सेम शेप होती है, और निश्चित रूप से उनका कार्य भी एक जैसा होता है। और सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज है उनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के नाम आपने लोअर क्लासेस में निश्चित रूप से सुना होगा, 12वीं क्लास में तो ज़रूर से सुना होगा, और फर्स्ट ईयर में भी आपने ज़रूर सुना होगा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिनको हम मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों टिश्यूज हैं ये आपको ज़रूर से मालूम होना चाहिए। और जब भी हम सेक्शन कटिंग करेंगे, भले ही वो तने का हो, भले ही वो रूट का हो, और भले ही वो लीफ का हो, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं की जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ताकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में हम जान सके। अगर हम यहीं पर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे चलकर हमें कहीं परेशानी नहीं होगी। अगर हमें अभी से कन्फ्यूज़न होगा तीनों के बारे में तो हमेशा कम कन्फ्यूज़न है वो करते रहेंगे। ये 3 प्रकार की सेल्स आपके सामने हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कोलेन्काइमा, बीच में है पेरेन्काइमा और लास्ट में है स्क्लेरेन्काइमा। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे वो पहले हम पेरेन्काइमा की करेंगे, दूसरे में हम कोलेन्काइमा की करेंगे, और तीसरे में हम स्क्लेरेन्काइमा की करेंगे। ये एक प्लांट के अंदर किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है उसको दिखाया गया है। अगर इन्हीं तीनों को मैं अपने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँ तो वो इस प्रकार से दिखाई देती है। सबसे पहले आप देख रहे हो पेरेन्काइमा। कोशिकाएं सामान्यतः साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, थिन वॉल्ड होती है दूसरों के मुकाबले में, और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये थिन वॉल्ड और लिविंग सेल्स होती है। नंबर 2 जो बीच वाला पोर्शन है उसमें आपको थोड़ी सी स्मॉल साइज की सेल दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, और वॉल भी कंपेरेटिवली थिक दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले में। तो पेरेन्काइमा के मुकाबले में कोलेन्काइमा की जो वॉल है वो कंपेरेटिवली थिक होती है, और स्पेसेस है वो बीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन लिविंग होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट वाली जो पार्ट है 3 नंबर पे, वो आप देख रहे हो स्क्लेरेन्काइमा। ये सेल्स मोर और लेस हेक्सागोनल होती है, या जिसको कि हम पॉलीगोनल कह सकते हैं। हिंदी में जिसको हम बहुभुजीय कहते हैं, एक से ज़्यादा भुजाएं होती है। और देखिए हमने इसको डबल वॉल बनाया है, और डबल वॉल बनाने का मतलब ये होता है इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। मोटी होने के कारण से हमने इनको डबल वॉल बनाया है। और एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 2 दीवारें हैं इनमें से जो अंदर वाली दीवार है वो ज़्यादा मोटी होती है, बाहर वाली दीवार है वो पतली होती है। क्योंकि जो इसके ऊपर मोटाई का जो मेन कारण होता है कि इसके ऊपर लिग्निन नामक एक रासायनिक पदार्थ आके जमा होता है, वो इस कोशिका की सेकेंडरी वॉल पर यानी द्वितीयक भित्ति पर जमा होता है, न कि प्राइमरी वॉल पे। तो जो अंदर वाली भित्ति है वो सेकेंडरी वॉल है, और उसके ऊपर लिग्निन का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। उसके कारण से
अंदर वाली दीवार है वो मोटी होती है बाहर वाले के मुकाबले में। तो ये जो तीनों सेल्स एक साथ में आप देख रहे हो, क्लियर कट आपको डिफरेंस है वो मालूम चल रहा है। और इन तीनों डायग्राम्स को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में रहना है, साइंस की फील्ड में रहना है, आगे चलकर साइंटिस्ट बनना है, लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, तो ये जो तीनों में डिफरेंस है वो हमारे दिमाग में निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि कभी कन्फ्यूज़न है वो नहीं हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो किताबें, जो कि बुक्स हमारे सामने आती है, वहाँ पर कई बार हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर कोलन कायमा लिखना होता है वहाँ पेरेन कायमा लिखा हुआ मिल जाता है, और जहाँ पेरेन होना चाहिए वहाँ कोलन लिखा हुआ मिल जाता है। डियर फ्रेंड्स, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये तीनों सेल्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई गलती नहीं होगी हम लोगों से। तो जो 3 टाइप की कोशिकाएं हैं सिंपल टिश्यूज में, पहली पेरेन, दूसरी कॉलेन और तीसरी स्क्लेरेन। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो पहले पेरेन्काइमा से होगी, कि पहला टाइप है वो पेरेन्काइमा, सबसे सिंपल, जैसा कि मैं अभी डायग्राम दिखा के आपको आ रहा हूँ। पतली भित्ति वाली, अंतरकोश के स्थान होते हैं, लिविंग सेल्स हैं, तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। निश्चित रूप से ये पॉइंट सब जगह आएगा कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। उत्पत्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही इनको बनाने का काम करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी मुख्य रूप से ये प्राथमिक या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा बनते हैं, जो कि शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर होते हैं। रूट के एपेक्स पर सबसे शीर्ष के ऊपर, और स्टेम के भी शीर्ष के ऊपर जो नई नई कोशिकाएं बनती है, जो नीचे की तरफ होती चली जाती है और तना ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया इनका ओरिजिन। पौधे में कहाँ कहाँ मिलती है, सेकंड पॉइंट अब आपके सामने है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ कहाँ पर है। एक डायग्राम, जो सेक्शन कटिंग हम लोग मुख्य रूप से तने का या रूट का करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, फिर हम कहते हैं कि साहब हाइपोडर्मिस होती है, फिर हम कहते हैं कि साहब कोर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त। ये एक आइडियल तने की संरचना होती है, और ये संरचना हम लोगों के दिमाग में निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो चीज़ आप देख रहे हो वो ये है, ये पौधे के सभी भागों में पाई जाती है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सेकंड में लिखा हुआ है मुख्य रूप से ग्राउंड टिश्यूज, जिसमें कॉर्टेक्स है, पित्त है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने डिटेल में लिखी है। और इवन ये जाइलम, फ्लोएम सब जगह पाई जाती है। जो पहला पॉइंट है वो अपने आप में सार्थक हो रहा है, तो सब जगह पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं शेप के बारे में, आकृति के बारे में। जिस प्रकार का फंक्शन ये करते हैं उसी के अनुसार इनकी शेप में बदलाव हो जाता है। सारी की सारी कोशिकाएं मोर और लेस एक जैसी होती है, लेकिन गोलाकार नहीं होती है। कोशिकाएं जो पेरेन्काइमा की है, आइसोडाइमेट्रिक हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, ओवल हो सकती है, लंबाई में हो सकती है, लोब्ड हो सकती है। जिस प्रकार का कार्य ये कर रही है उसी के अनुसार इनका बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा, जो हम आगे चलकर देखेंगे। अंतरकोश के स्थान निश्चित रूप से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ केसेज में वो अब्सेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग एंडोडर्मिस के केस में देखते हैं, और दूसरे केसेज में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनमें स्पेस होता है या नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसेज है वो नहीं होते हैं। उसी कंटिन्यूशन में हम आपके सामने आगे के पॉइंट्स बतलाते हैं। 5 नंबर पॉइंट में लिखा स्टूलेट। स्टूलेट का मतलब ये होता है कि पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो तारे नुमा भी हो सकती है, जैसा कि केले के पीटियोल में और सिरपस नामक ग्रास के अंदर होती है। और एक तरह से अगर हम देखेंगे इनकी आखिर संरचना कैसी होती है, तो जिस प्रकार से हम लोग एक डायमंड की कल्पना करें, एक हीरा होता है जिसको डायमंड कहते हैं। डायमंड को अगर हम अपने हाथ में लेके देखेंगे तो वो गोलाकार नहीं होता है, उस पर कुछ एंगल्स निकले हुए होते हैं। उन एंगल्स को हम फेसिट्स के नाम से जानते हैं, जो 6 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो फैसिट से लिए हुए होती हैं, और उनकी संख्या 14 तक हो सकती है। ये कोशिकाएं लिविंग होती है, और निश्चित रूप से इनके अंदर न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। तो ये सेल के बारे में हो गई। आगे चलते हैं हम इसकी कोशिका भित्ति के बारे में। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बतलाया था डायग्राम दिखाते वक्त, इनकी कोशिका भित्ति है वो पतली होती है,
लिविंग कोशिकाएं हैं, जैसा कि इससे पिछले वाले में भी बताया गया था। निश्चित रूप से एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म लिए हुए होता है। इसकी जो दीवारें हैं वो सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, कैल्शियम पैक्टेट और पैक्टिन की बनी हुई होती है। बहुत क्लियर पॉइंट्स इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। पतली भित्ति, जीवित कोशिकाएं, निश्चित रूप से न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और कोशिका भित्ति है वो किन केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है, ये आपके सामने है। दो कोशिकाएं आपस में कैसे जुड़ती है? प्लाज्मोडेजमेटा के द्वारा दो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जुड़ती है। जो कनेक्शन स्थापित होता है वो प्लाज्मा डेजमेटा के माध्यम से होता है। कोशिका के बीच में रिक्तिकाएं भी होती है और बहुत जो कोशिकाएं पुरानी होगी उनमें बड़ी हो सकती है, जो छोटी होती होगी उनमें छोटी रिक्तिकाएं हो जाती है। निश्चित रूप से पानी है वो मुख्य रूप से इनके अंदर पाया जाता है। और जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं फ्लावर्स के अंदर पाई जाती है, फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, जो कि हमें उनके कारण से फूल लाल रंग का या दूसरे अलग कलर के दिखाई देते हैं, वो मुख्य रूप से क्रोमोप्लास्ट के द्वारा लाल रंग डेवलप होकर हमारे सामने आता है। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो 9 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो, मोटी भित्ति वाली भी हो सकती है, क्योंकि समय के अनुसार जैसे जैसे वो ओल्ड होती चली जाती है वो लिग्निन आके उस पर धीरे धीरे जमा होने लग जाता है और अल्टीमेट वो कोशिका है वो स्क्लेरेन्काइमा में बदल जाता है। और इनके अंदर जो पानी को रखने की जो प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से ये कोशिकाएं मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाती है। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होने के कारण से ये कोशिकाएं भोजन बनाने का काम भी करती है और निश्चित रूप से ये कोशिकाएं सिक्योरिटी फंक्शन का भी काम करती है कि जो चीज़ें इनके अंदर काम करना या वेस्ट मटेरियल हो जाता है ये किसी माध्यम से उनको बाहर निकाल देती है। और ये डेंस प्रोटोप्लाज्म निश्चित रूप से इनके अंदर होता है, जिसमें राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब चीज़ें हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। अगले पॉइंट में हम चलते हैं कंटेंट ऑफ सेल्स के बारे में। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, इनमें क्लोरोफिल हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि ये भोजन बनाने का काम करती है। अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इनको हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है हम इसको एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। अगर उसमें एयर प्रेजेंट है उसको हम एरेन्काइमा कहेंगे। अगर उसमें टेनिन और एंजाइम्स प्रेजेंट है हम उसको मायरोसिन सेल्स के नाम से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मायरोसिन सेल्स से आप क्या समझते हैं? जिन कोशिकाओं में एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, एंजाइम्स कलेक्ट होता है, उनको मायरोसिन सेल्स के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिनके अंदर रेफिड्स एंड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं उनको हम आइडियोप्लास्ट कहते हैं। और जैसा मैंने कहा फ्लावर्स के केस में और फ्रूट के केस में जब लाल रंग और दूसरे कलर डेवलप हो जाते हैं, मुख्य रूप से लाल कलर, तो वो क्रोमोप्लास्ट उन कलर का नाम का पिगमेंट है वो उसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण से उसका कलर है वो अलग दिखाई देता है। ये कोशिकाओं में जो जो कंटेंट्स पाए जाते हैं के बारे में बताया गया है और उसी के अनुसार इनके नाम है वो टाइप्स में बदल जाएंगे। तो ये जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं ये आप देखिए, क्लोरोफिल होने के कारण से हम उसको कहेंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल है लेकिन उसकी शेप लंबी हो गई है, एलोंगेटेड हो गई है, इस कारण से हम उसको कहेंगे पेलिशेड। नंबर 3, अगर उसकी शेप लॉब्ड हो गई है, गुब्बारे नुमा हो गई है, थोड़ा सी फूल गई है, तो हम उसको कहेंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। उसमें भी क्लोरोफिल है। अगर वो तारे नुमा हो गई है, जैसा कि मैंने बताया था केले में और सिरपस में, तो स्टिलेट कहते हैं। अगर वो थिक वॉल्ड हो गई है तो प्रोजेनकाइमा कहते हैं। अगर उसमें टेनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्जिलेट और रफिड्स पाए जाते हैं तो उसको हम आइडियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। 6 टाइप के सेल्स आपके सामने हैं। तो ये 6 के 6 पेरेन्काइमा के अलग अलग रूप है। डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो। सबसे पहले वाला डायग्राम पेरेन्काइमा, सिंपल कोशिकाएं। सेकेंड वाले में क्लोरोफिल दिखाया गया है डॉट डॉट करके, क्लोरेन्काइमा। तीसरे वाले में स्पेस दिखाया गया है, एरेन्काइमा। चौथे वाली कोशिका इलोंगेटेड हो, थोड़ी मोटी भित्ति वाली हो गई है, इसलिए प्रोजेन्काइमा। नीचे आ जाइए, एपिडर्मिस को दिखाया गया है जिसके ऊपर क्यूटिकल जम गई है, एपिडर्मल पेरेन्काइमा। उसके बाद में जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा दिखाई गई है।
और लास्ट वाले डायग्राम में नीचे की तरफ लोब्ड सेल्स जिनको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं, और ऊपर की तरफ लंबी कोशिकाएं हैं जिनको पेलिशेड के नाम से जाना जाता है। ये पेरेन्काइमा के अलग अलग रूप है, आवश्यकता अनुसार बदलाव होता रहता है। ये सारी चीज़ें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो के बारे में कि पेरेन्काइमा की फंक्शन सेल्स है वो क्या क्या काम कर सकती है। निश्चित रूप से जो प्लांट को जीवित रखने के लिए ज़रूरी होती है वो सारे काम है ये पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो कर सकती है। प्लांट को जिंदा रखने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो सारे इसी के द्वारा होते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 1 में यही बतलाया गया है, साइट फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कार्यकी के जितनी भी क्रियाएं होती है वो इसके अंदर होती है। स्टोरेज, पेरेन्काइमा की कोशिकाएं स्टोर करने का काम करती है। जो अंतरकोश के स्थान होती है वहाँ पर एयर आ सकती है। भोजन बनाने का काम करती है, जैसा कि अभी हमने कहा क्लोरोफिल होता है तो भोजन बनाने का काम करेगी। कोशिकाओं में एयर होती है तो प्लांट को पानी के ऊपर तैराने का काम करती है, जैसा कि जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं। 5 नंबर में पानी को स्टोर करने का काम करेगी, जैसे कि नागफनी और ग्वार पाठा। हमने आपने देखा है ये दोनों के दोनों प्लांट बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं तो पानी रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सिंगल कोशिका पूरे प्लांट को बनाने में सक्षम होती है, जैसा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में होता है। एक प्लांट की एक सेल लेकर हम इस माध्यम से दूसरे बहुत सारे रासायनिक चीज़ें इसमें शामिल होती है और उनके माध्यम से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। पेरेन्काइमा की कोशिकाओं से गैसों का एक्सचेंज होता है। सेल्स अगर मोटी हो जाती है, लिग्निन आके डिपॉजिट हो जाता है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। कहीं पर प्लांट को कोई चोट लग गई है तो वहाँ पर दोबारा से नई कोशिकाएं आने का काम भी इन्हीं पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम के सेंस में हम बात करें तो जाइलम के बीच में ये पेरेन्काइमा एक गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है जिसको हम टाइलोसिस कहते हैं, जैसा कि 10 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो। और ये ड्राउट पीरियड में टिश्यूज को डैमेज होने से बचाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये इतने खास काम के लिए ये जिम्मेदार होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि प्लांट को जीवित रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारे के सारे काम हैं वो इस पेरेन्काइमा के द्वारा संचालित होते हैं। और जो ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनका काम विभाजन करना होता है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये मुख्य रूप से जो प्लांट को जीवित रखने के लिए दूसरे कार्य होते हैं वो करती है। भोजन बनाना भी जरूरी होता है, स्टोर करना भी जरूरी होता है। इसलिए पेरेन्काइमा की जो फंक्शंस हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम नकार नहीं सकते। अगले वीडियो में हम पेरेन्काइमा से आगे चलेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा कोलेन्काइमा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।